नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में हम इस समय जहानाबाद में हैं। साथ में हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, बिहार के शिक्षा मंत्री, घोसी से विधायक थे, जहानाबाद से लड़ रहे हैं इस बार जहानाबाद विधानसभा से। बिहार की जब बात होती है और बिहार जब खबरों में आता है तो बिहार की राजनीति और बिहार की सारी पॉलिटिक्स के साथ साथ बिहार की शिक्षा, बिहार का स्वास्थ्य और बिहार के कानून पर ज्यादा बातें होती हैं। तो शिक्षा को थोड़ा सा हम आधार बनाते हुए, तमाम चीजों पर देखते हुए, नजर बनाते हुए केएनपी वर्मा जी से बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि केएनपी वर्मा को घोसी छोड़ के जहानाबाद क्यों आना पड़ा? जहानाबाद हमारे पार्टी का निर्देश हुआ और पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनका निर्देश हुआ, तो हमें यहाँ से जहानाबाद से नॉमिनेशन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी जदयू का ही सीट है और वहाँ से जदयू के टिकट पर हमारे पुराने साथी वहाँ से लड़ रहे हैं। तो पार्टी के आदेश को मानना था और मुझे यहाँ आना पड़ा और मैंने यहाँ से नॉमिनेशन किया। ये सब कुछ पार्टी के आदेश पर होता है। वो जहाँ नेतृत्व लड़ाना चाहे वहाँ से लड़ना पड़ता है, क्योंकि हम निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी लड़ लें। तो ये पार्टी के आदेश और उसके आदेश का पालन करते हुए मैंने यहाँ से नॉमिनेशन किया है। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए, ये पूछा जा रहा है, बार बार इसमें बोला जा रहा है कि ये बातें उठ रही हैं कि जगदीश वर्मा के बेटे राहुल कुमार को अकोमोडेट करने का कारण, शामिल करने का कारण आपको जहानाबाद की ओर थोड़ा सा पार्टी की तरफ से भेजा गया। ये आदेश पार्टी ने इसलिए दिया, क्या इस बात में सच्चाई है? पार्टी तो सारी चीज़ों पर विचार करती है ना। किसी को यूं ही थोड़ी टिकट दिया था। किसी को टिकट देने से पहले सारी संभावनाओं पर विचार किया जाता है और उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके फैसला लेती है पार्टी और नेतृत्व फैसला लेता है। तो उस हिसाब से जो फैसला हुआ उसका पालन करते हुए मैंने यहाँ से नामांकन किया। चलिए, सारे बातों फैक्टर में ध्यान रखा गया। अब इसी फैक्टर्स के बीच में जैसे राहुल कुमार का मैंने नाम लिया, अब इसी में अब हम लोग तो फील्ड में टहल ही रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर से आपका जहां पे थोड़ा बड़ा विरोध हो रहा है इस सीट पर। नहीं, ये गलत बिल्कुल है। चंद लोगों का विरोध हो सकता है जो अब भाजपा में नहीं है। वो आपको मीटिंग करनी पड़ी थी बीजेपी के लोगों के साथ अलग से। हम लोग एलआई पार्टी हैं, तो हम लोग अपना आज हम लोगों ने जदयू का मीटिंग किया, कल उसका था, फिर वीआईपी पार्टी का भी कल बैठक थी। तो ये तो सब जो एलआई हमारे हैं उनके साथ बैठ करके एक दूसरे के विचारों को समझना और उसके हिसाब से रणनीति बनाना, ये तो चुनाव का एक आवश्यकता है। तो वो हमने किया और अब हम लोग तीनों पार्टी, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो है, हम श्री जीतन मांझी जी का, ये चार हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं। हमारे एलआई में चारों हैं, तो हम लोग चारों मिल करके चुनाव को लड़ रहे हैं और चारों डिफरेंट जगह से हैं, कहीं से भी है, सब हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें। चलिए, बढ़िया। शिक्षा पे आते हैं, जो हमने पहले शुरुआत में बात की। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, लल्लन टॉप जानना चाह रहा है, बिहार के लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे छात्र, बहुत सारी बातें हो रही हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर केएनपी वर्मा के 10 बड़े काम कौन से? काम तो बहुत हैं और सिर्फ 10 बड़े, सर, अगर उस पर बता रहा हूँ। आप एक चीज जान जाइए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए और उसके बाद से न केवल शिक्षा बल्कि तमाम विभागों में जो बड़े बड़े काम हुए हैं और उससे बिहार की तस्वीर बदली, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही हमको हमारी ताकत है और जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है। शिक्षा विभाग का जहाँ तक सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए कि 2005 के पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी और जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए, जब एनडीए की सरकार बनी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, वो काफ़ी उल्लेखनीय है और लोगों द्वारा उसको अप्रिशिएट किया गया। आप सब अवगत हैं, बिहार में पहले शिक्षा का बजट क्या हुआ करता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शिक्षा के बजट को कितना आगे ले गए।
काफ़ी धनराशि हम लोग व्यय कर रहे हैं शिक्षा पर। हम लोगों के आने से पहले सारे स्कूलों की स्थिति यह थी बिहार में कि खपड़ेल मकान, फूस का मकान, टूटा फूटा हुआ, ये अगर गांव में दिख जाता था तो लोग समझते थे कि विद्यालय है। आज जो परिवर्तन आया, बिहार में लगभग 22,000 स्कूलों के नए भवन बनाए गए। और आप कहीं भी गांव में जाइएगा बिहार के, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, कहीं भी, तो गुलाबी रंग का जो भवन आपको नजर आएगा गांव में, तो आप समझ सकते हैं कि ये विद्यालय है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन। दूसरी बात कि हम लोगों के आने से पहले बिहार के 12.5% लड़के और लड़कियां, ये दूसरी उपलब्धि बता रहा हूँ, स्कूल से बाहर थे, स्कूल नहीं आते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता हुई, उन्होंने कारण पता लगाया कि ये कौन लोग हैं जो स्कूल से बाहर हैं। तो उसमें पता चला कि ये सभी दलित के लड़के हैं, लड़कियां हैं, महादलित के हैं और अल्पसंख्यक समाज के। इन दोनों को शिक्षा से जुड़ाव न के बराबर था। और इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई, हम लोगों ने काफ़ी संख्या में टोला सेवक और तालीमी मरकज़ की स्थापना की, लोगों की नियुक्तियां किया हमने, और उनको ये टास्क दिया गया कि तुम अपने टोले में जहां अशिक्षा है, उस टोले में रह करके उन लोगों को मोटिवेट करो और उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम करो, और उसके बाद उनको विद्यालय तक पहुंचाओ। चलिए बढ़िया। ये तो नहीं, बात तो सुन लीजिए ना, बताइए, ये सब काम हुआ है। एकदम बताइए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब स्कूल से बाहर रहने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मात्र 1% रह गई। सारे बच्चे स्कूल आ गए। 1%। चलिए, आपने बताया जैसे कि शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, यहीं पर सवाल है, खबर है, बहुत सारी चीजें हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं, उनकी समस्याओं के प्रति और उनके पूर्णकालिक शिक्षक बनाए जाने की उनकी मांग के प्रति, उनके वेतनमान के प्रति, उनको दिए जाने वाले भत्ते के प्रति, जो उनको दिया जाने वाला मानदेय है, उनके प्रति नीतीश कुमार की सरकार इतनी उदासीन क्यों बनी हुई है? ये आरोप क्यों लगते हैं इतने बजट बढ़ाए जाने के बावजूद और शिक्षा में इतनी मुस्तैदी दिखाए जाने के बावजूद? सवाल ये है सर। पूरी जानकारी का अभाव है आपके पास, ऐसा लगता है, बुरा मत मानिएगा। शिक्षकों की मांग, उनका हड़ताल अपने ज़रूरतों के लिए काफ़ी दिनों तक चला। यहाँ बुनियादी बात आप ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने उनको फेवर में फैसला दिया था और हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में तक ले गए। और हाई कोर्ट के फैसले को आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी? बिल्कुल, जानकारी देते। क्या हाई कोर्ट का फैसला? उनको समान काम का समान वेतन के साथ अन्य सुविधाओं की बात थी। हम लोगों ने वहाँ ये रखा। तो आपने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी? हम लोगों ने दिया, सरकार ने दिया, और ये बताया गया कि अगर इस फैसले को लागू किया गया तो इतनी धनराशि हम लोग नहीं व्यय कर सकेंगे और बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुन दोष के आधार पर पूरे तरह से विवेचना की और उसने ये फैसला दिया कि नहीं, ये उचित नहीं है, और इसको खारिज कर दिया। बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में कहीं न कहीं शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव था और शिक्षकों के प्रति हमदर्दी थी। इनकी नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ और शुरू में इनको 1500 रुपये मिलता था। आज ये लोग करीब करीब 25-30 के आसपास पहुंच गए। सुविधाएं बढ़ी, फिर नेगोशिएशन हुआ हम लोगों का और ये सारी बातें तय हुई आपस में, और फिर स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया। तो उसमें क्या क्या लाभ हम लोगों ने दिया शिक्षकों को, आज शिक्षक सब खुश हैं। शिक्षक सब खुश हैं बिहार के। सबसे बड़ा काम हम लोगों ने ये किया कि शिक्षक जो नियोजित थे उनकी अगर मृत्यु हो गई
तो फिर उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं था। 4 लाख मुआवजे की राशि तो हम लोग भुगतान करते थे, लेकिन अनुकंपा नहीं था। आज हम लोगों ने अनुकंपा दे दिया और अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार के किसी न किसी आश्रित को हम लोग नौकरी दे रहे हैं, उसके एजुकेशन के खिलाफ से के हिसाब से। अगर वो टीईटी पास है, एसटीईटी किए हुए हैं, तो उसको टीचर बनाएंगे। अगर वो ये नहीं किए हुए हैं और बीए तक पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं, तो उनको क्लर्क की नौकरी देंगे। और उससे भी कम पढ़े लिखे हुए हैं तो उनको परिचारी का नौकरी देंगे। यानी उनकी नौकरी सुनिश्चित हो गई, गारंटी हो गई। ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। ठीक है, तो मतलब ये तो आप नियोजित शिक्षकों में आपने किया, मतलब मुझे याद है कि 2 महीने पहले आपका एक डिसीजन आता है आपकी सरकार की नियोजित शिक्षकों की सैलरी बांटी जाए। डिग्री कॉलेजेस जो एकदम मेरा यही सवाल है सर, डिग्री कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स, डिग्री कॉलेजेस के जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, संविदा पर जो शिक्षक रखे गए, मतलब मैंने ही स्टोरी की थी इसलिए मैं कह भी सकता हूँ, 14 महीने से, मतलब लॉकडाउन का पीरियड तो बीत गया, 14 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। नंबर 1 सवाल है मेरा यहीं पे, सैलरी नहीं मिलना, मतलब ऑन द रिकॉर्ड कई सारे शिक्षक हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली। वो कहते हैं कि 2019 की शुरुआत में यूजीसी की गाइडलाइन आई थी डिग्री कॉलेजेस के शिक्षकों को दुगना मानदेय देने की, जो उन्हें 25,000 दिया जाता है हर क्लास, महीने की 25 क्लासों का, उसे बढ़ाया जाए, उन्हें 50,000 दिया जाए। उसे लागू नहीं किया गया। मेरी शिक्षा सचिव से बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा ऑन द रिकॉर्ड कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, यूजीसी गाइडलाइन को लागू नहीं कर सकते हैं स्टेट में। क्या बिहार के शिक्षक खुश हैं? आप इस फैसले पर दोबारा कुछ सोचना चाहेंगे? क्योंकि कुछ महीनों पहले ही पटना में शिक्षकों पर प्रोटेस्ट कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ है सर। बिहार में शिक्षक खुश हैं सर? एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जहाँ तक शिक्षकों के वेतन भुगतान का सवाल है, ये सही है कि कोरोना काल में धनराशि की कमी हुई। नहीं सर, कोरोना नहीं, जनवरी से रुका हुआ है सर, 14 महीने हो गए हमारे यहाँ, आपको बता रहे हैं। कोरोना काल में ये कठिनाई हुई, बावजूद इसके हम लोगों ने वेतन चालू रखा है। कुछ जगहों पे ये कठिनाई हुई, हालांकि देश के दूसरे हिस्से में वेतन भुगतान में कटौती की गई, लेकिन बिहार में ये कटौती नहीं हुई। सर हम बिहार के संदर्भ में ही बात करेंगे आपसे। यही तो बात हम आपको बता रहे हैं, हमारी नीयत में कहीं कोई खोट नहीं। शिक्षकों के वेतन सही समय पर मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता है और बिहार में ये बहुत हद तक लागू है। शिक्षकों के कुछ सवाल जिसकी चर्चा आपने की, उसके बारे में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर कोई डिस्प्यूट है जिसके कारण ये बात नहीं हो रही है, तो उसके उच्च स्तरीय बैठक हो करके और इसका निदान निकाला जाएगा। लेकिन ओवरऑल, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर हो, चाहे प्राइमरी के टीचर हो, हाई स्कूल के टीचर हो, तकरीबन सभी को वेतन का भुगतान समय पर हो रहा है। सभी का, आप जिसकी चर्चा की उसकी बात को छोड़कर, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? उसमें कुछ मैं जान रहा हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कई सारे कॉलेजेस के शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिला, कई सारे महीनों से नहीं मिला है। वो अभी भी कोरोना लॉकडाउन में काम कर रहे हैं और रेगुलर शिक्षकों जैसा काम कर रहे हैं। शिक्षण कार्य तो अभी कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन वेतन भुगतान का जहाँ तक सवाल है, हम लोग वेतन उनको दे रहे हैं। आपने कहा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, उन जिन चंद लोगों की जो बात की, बाकी रेस्ट जितने हैं, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स हों, चाहे हाई स्कूल के हों, मिडिल स्कूल के हों, इन सब लोगों को का वेतन का भुगतान नियमित हो रहा है। उसमें जो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, जिस पर एक बार उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और पुनः उसकी बैठक करके अब तो हम लोग चुनाव में सब इन्वॉल्व है, उसका समाधान निकाला जाएगा। यानी चुनाव के बाद शिक्षकों को सैलरी बांटने पर विचार किया जाएगा? नहीं, इस पीरियड में ही हो सकता होगा और ये अधिकारी लोग को इस बात के लिए कह दिया गया है कि वो उसको मिल बैठ करके सॉर्ट आउट करें। एक ही सवाल है मेरा यहाँ पे, बस एक सवाल है, उसके बाद हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। और भी तो शिक्षा का सवाल है। एकदम है सर, अरे एकदम है सर, विकास का सवाल एकदम है सर। चलिए आगे ही बढ़ जाते हैं सर, आगे ही बढ़ जाते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में ये क्यों बात होती है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 से 6 साल में किया जा रहा है?
क्यों ये सेशंस लेट हो रहे हैं, क्यों डिग्रियां देर में बांटी जा रही हैं, क्या सरकार नौकरियां देने से डर रही है, ये बात हो रही है? कुछ जगह है और ये परेशानी बहुत पहले से आ रही है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाएगा, सभी की डिग्री सबको समय पर मिलेगा, ये हम लोग की प्राथमिकता है। सरकार ये मतलब ये कहते हैं ना, जब सेशन लेट होता है तो लोग कह रहे हैं कि सरकार शायद नौकरी देने से बचना चाहती है, इस फ्रंट पे सरकार मुंह चुरा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा है क्यों? आगे चलिए, आगे चलिए। इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, जो कह दिया वो कह दिया, आगे आगे चलिए। अच्छा, आगे चलना है। बहुत सारे सवालात हैं, आप सुनिए तो। सर, राज्य के अधिकतर केंद्रीय विद्यालय जो है, केंद्रीय विद्यालय वो किराए के भवनों में कक्षा 6 तक चल रहे हैं, अधिकतर का मतलब हमारे पास आंकड़ा है, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें जमीन मुहैया नहीं करा रही है, वो उनका ऐसा कहना है, ताकि वो अपने भवन बना सकें, 12वीं क्लास तक की कक्षा का संचालन कर सकें। क्या असहयोग हो रहा है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से राज्य सरकार की ओर से? बिल्कुल असहयोग नहीं हो रहा है, उसमें भवन जमीन की उपलब्धता हम लोग कराते हैं और उनको जमीन देते हैं, लेकिन एक बात में आई सामने कि उसमें जो एडमिशन होता है उसमें हम लोग चाहते थे कि बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एडमिशन हो, ये हम लोगों की प्राथमिकता थी और ये सजेशन हम लोगों ने दिया है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय जहाँ भी चल रहे हैं ऑलरेडी, नए खुलने की पर ये बात है, जो पुराने चल रहे हैं उन सब लोगों का भवन का समस्या तो कहीं है नहीं, उन लोगों को तो ज़मीन दी जा चुकी है, भवन बना हुआ है, लेकिन नए अगर खुलते हैं तो उसके बारे में हम लोगों ने ये कहा था कि उसमें एक शर्त है कि हमारे बिहार के बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। अच्छा, आपने मतलब दिया है नए वाले प्रोजेक्ट्स के साथ ये समस्या आ रही है? नए वाला, पुराना सब चल ही रहा है। और ये स्टूडेंट क्रेडिट्स कार्ड जो शुरू हुआ था आपका, तो मतलब दावे तो होते ही हैं सर, मान लीजिए मतलब, और उसमें ये कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं हमसे बातचीत में कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उन तक नहीं पहुंचा। क्या मतलब, क्यों ये ऐसा दावा है या क्या? ये सूचना आपको गलत है। अच्छा, आप एक चीज जान जाइए, बिहार पहला राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनसे किसी ने डिमांड नहीं किया था, किसी ने नहीं मांगा था। विगत चुनाव में जब वो चुनाव प्रचार में चल रहे थे तो उनमें उनके मन में एक बात आई थी कि भाई बहुत से ऐसे हमारे गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रहे हैं, तकनीकी शिक्षा में नहीं जा पाते हैं, केवल उसका कारण ये है कि उनके गार्जियन की, उनके अभिभावक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। तो उसकी इस समस्या को मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया और उन्होंने चुनाव में घोषणा किया था, हम चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त, और जब वो ये कहते थे कि हम चुनाव में आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करेंगे, और इस बात पर सबसे ज़्यादा ताली बजती थी। और ये बात है कि जब वो सत्ता में आ गए तो भूले नहीं, उनको अपना वादा याद रहा और उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को, जरा उनकी भावना को देखिए, पहले तो इसको बैंक से जोड़ा, लेकिन बैंक वाले बहुत परेशान करने लगे, लड़कों को आते जाते चप्पल घिस रहे थे। तो इनके संज्ञान में जब ये बात है तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैंक वाले अननेसेसरी तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा वित्त निगम बनाया विभाग के अंदर, और आज शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उनको ये ऋण दिया जा रहा है 4 लाख रुपए का, और ये बिहार में ही ऐसा हुआ है, अन्य राज्यों में ये सुविधा नहीं है। आखिर में एक दो छोटे सवाल हैं, मैं बिहार के बारे में बात करूंगा सर। मतलब मैं वो सवाल ऐसे है ना, उनका जवाब आप शायद मूड से दें, सवाल ऐसे शायद जवाब आप उनका थोड़ा मूड से दें, समय लेकर दें, वो आपके ऊपर है। एक सवाल तो एक बिहार की तस्वीर 2005 के बाद जो नीतीश कुमार के आने के बाद बदली, उसका दर्शन करना है तो गांव में जाइए आप। हाँ सर, हम लोग तो गांव, हमारी बिहार में ललन टॉप की 4 टीमें हैं जो बिहार के 4 अलग अलग हिस्सों में गांव गांव घूम रही हैं। गांव की क्या स्थिति बदली है, परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। आज नल का पानी गांव के लोगों को मिल रहा है। सर, हम लोग ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं ना, क्यों बिहार के विकास पे बात नहीं करेंगे? बिहार के विकास पे हम, वोट का जमाना है, हमको वोट चाहिए, हम अपनी बात कहेंगे ना। एकदम कहेंगे सर। मैं वही इस सवाल पे आ रहा हूँ कि अभी अगर आप फिर से चुने जाते हैं, फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, और तो हाँ अटका नहीं रहे, अगर समय मिलता बिहार के परिवर्तन, आज जनता गांव में चर्चा करती है, हम लोग गांव में जा रहे हैं तो जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा गांव वाले बोलते हैं।
तब यहीं पे बिहारी ये क्यों बोलते हैं बिहार के लोग कि जो नई भर्ती आई है डिग्री कॉलेजेस में, शिक्षकों की कॉलेजेस में, उनमें बिहारी लोगों के लिए जगह नहीं है, बिहारी मात खा जाएंगे, बाहरी लोग उसमें नौकरियां ले जाएंगे। किया गया उसको संशोधित कर दिया गया। अब ये बात नहीं है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे क्लॉज बना दिए गए कि नौकरी मिल ही नहीं पाएगी बिहार के लोगों को। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। वो अमेंड हो गया, वो थोड़ी सी इस तरह की बात थी, वो अमेंड हो गया और अब मिलेगा ही सबको। बिहार के बारे में चुनाव का वक्त है, हम लोग ये कहना चाहते हैं और आपको ये जानना चाहिए कि लोग हमको वोट क्यों दे रहे हैं। हमको वोट मांगना नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार का नाम देते ही गांव के लोग उछलते हैं। आज बिहार की जो बदहाली थी, शाम के बाद आप घूम नहीं सकते थे, आप यहाँ से पटना नहीं जा सकते थे। और आज रात भर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से यहाँ स्थापित है और निर्भय होकर के आज जनता चल रही है। विकास के नए नए काम हुए हैं और उस काम को और आगे तीव्रता लाने के लिए ही हम लोग जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता बहुत, हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा जनता बोलती है। हाँ, वही जनता की बात सही कर रहे हैं सर आप। मतलब ये भी कहा जाता है ना, एक डाटा है कि बिहार में प्रति 1 लाख की पॉपुलेशन पे ना 7 ही कॉलेज हैं, कहा जाता है। 1 लाख की पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए 7 कॉलेज हैं और औसत मतलब 28 कॉलेजेस का है। क्या हाँ कहाँ, मतलब मैं बिहार की लोगों की बात कर रहा हूँ, आप जैसे कहे वैसे ही कर रहा हूँ। बात सुनिए, आप जानकारी लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर अनुमंडल में नहीं, हर जिला में जहाँ डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है वहाँ एक डिग्री कॉलेज सरकारी खोलने का निर्णय लिया और ये खुल रहा है। अभी 1-2 हफ्ता पहले अरवल में नहीं था, तो अरवल में उसका उद्घाटन हो गया और जहानाबाद में तो खैर कई हैं। तो इस तरह से जहाँ नहीं है वहाँ डिग्री कॉलेज हम लोग दे रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हम लोग की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई, यूनिवर्सिटी 3 नए यूनिवर्सिटी बनाए। ये सब काम तो हो रहा है, बस वेतन वाला हिसाब थोड़ा फिक्स होना, किया जाना बचा है। कोरोना काल में कुछ प्रॉब्लम आया है लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं। छोटा सवाल अभी रह गया पीछे वाला, एक छोटा सवाल रह गया, यूजीसी वाली गाइडलाइन लागू की जाएगी कि नहीं? कौन सा? यूजीसी गाइडलाइन लागू की जाएगी कि नहीं कि मानदेय दुगना किया जाए? देखिए, ये तो हम लोग के साथ नेगोशिएशन भी हुआ था और उसमें ये बात उठी थी। हम लोग इसको देख रहे हैं और वित्तीय स्थिति कुछ राज्य की गड़बड़ है अभी कोरोना के चलते। अगर सब कुछ अनुकूल हुआ तो आने वाले दिनों में ये सब काम हो जाएगा। आखिरी सवाल, कहाँ लेके जाएंगे बिहार को चुनाव के बाद? बिहार को जहाँ जाना चाहिए था। हमारी पहचान, हम गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य में हमारी गिनती होती है और हमारे मुख्यमंत्री जी और एनडीए की हुकूमत, जिसमें हमारे सुशील कुमार मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी का जो संयुक्त नेतृत्व है, ये बिहार को विकसित राज्य बनाने के प्रयास में है। हमारी कल्पना है और हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए हमको काम कर रहे हैं। अगले चुनाव में अगर लोगों ने समय मौका दिया तो बहुत सारी योजनाएं, हर खेत को पानी देने की योजना हमारी सरकार की है, हमारे मुख्यमंत्री की है और बिहार को विकसित राज्य बनाने की हमारी योजना है, हमारी कल्पना है और उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से चल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की गिनती विकसित राज्य की श्रेणी में हो। स्पेशल राज्य चाहिए बिहार के लिए? ये तो हम लोगों का पुराना यह है, लेकिन मेरा नहीं है सर, हम लोग का वैसे ही ये हम लोग का पुराना यह है। हम लोग चाहते हैं और मानिए डबल इंजन हर जगह है, मिल जाना चाहिए अब तो। ठीक है, चंद परेशानियां कठिनाइयां भी होती हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मतलब कौन बेवफा है? एनपी वर्मा जी, आप बड़ा बयान देगा, बेवफा कौन है बताइए? कोई बात नहीं है। केंद्र, ये हम लोग की खुशनसीबी है कि बिहार और केंद्र एक धारा की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत तरह की योजनाएं बिहार को दे रहे हैं, दिया है और राज्य सरकार उसका सदुपयोग कर रही है और यहाँ एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। पुल पुलिया बड़े बड़े बन रहे हैं
सड़कें बन रही हैं, और ये सब बिहार को एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दोनों का तालमेल और कदम ऐसा है कि हम लोग आने वाले दिनों में बिहार को और आगे ले जाएंगे, बहुत आगे, जिसकी कल्पना नहीं है लोगों को, और बिहार एक विकसित राज्य होगा। चलिए, ये देखिए एनपी वर्मा जी, बिहार के शिक्षा मंत्री, जहानाबाद से प्रत्याशी और घोसी से विधायक थे, अब तो रिटायर हो रहे हैं। तो कैसी लगी बातचीत, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे थे लल्लन टॉप, साथ में रूहानी और प्रेरणा। बहुत बहुत शुक्रिया।